तो जब मैंने ये कहा था कि प्रारंभ से प्रारंभ करना है, तो ये उन सारे लोगों के लिए है जिनके लिए अभी वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो वहाँ से चलें, वहाँ से बचे नहीं। और चलने का एक ही ढंग है कि अधिक से अधिक जागरूकता को शामिल करें। और जो लोग पहले उस यात्रा को कर चुके हैं वो सीधे ही उस जगत में प्रवेश कर जाएंगे, वो सीधे ही उस प्रेम के जगत में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर उनको उस भौतिक तल पर, उस शारीरिक या मानसिक तल पर कोई आवश्यकता नहीं है। तुम देखो, कुछ लोगों को जैसे लगता है कि शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ऐसे ही कुछ लोगों को मानसिक आवश्यकताएं भी हैं। अच्छे विचार की आवश्यकता है, अच्छे भाव की आवश्यकता है। उन्हीं मानसिक आवश्यकताओं के चलते ही सारा साहित्य और कला का जगत निर्मित हुआ, विज्ञान का जगत भी। उनको कुछ चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नयापन। लेकिन फिर चेतना का एक तल है जहाँ पर कुछ भी नया नहीं रह जाता और कुछ पुराना भी नहीं रह जाता। सब उस इटर्नल, उस चिरंतन का हिस्सा बन जाता है। ये वो अवस्था है जब हम ऐसे प्रेम में प्रवेश कर रहे होते हैं जिसे हम कॉस्मिक लव कह सकते हैं। कॉस्मिक लव का ये अर्थ नहीं है कि अब तुम व्यक्ति से प्रेम नहीं करोगे। अक्सर कॉस्मिक लव वर्ड का, इस शब्द का दुरुपयोग भी वही लोग करते हैं जो व्यक्ति से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति से मुझे क्या मतलब, मैं तो उस ब्रह्मांडीय जागतिक प्रेम से जुड़ना चाहता हूँ। नहीं, वो तो सब पे बरसेगा, लेकिन अब उसमें कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मानसिक आवश्यकताएं भी तुमको बांधती रहती हैं। लाओ त्से के प्रभाव में चीन में कहावत प्रचलित हुई थी कि जब कोई संगीतकार अपने सर्वश्रेष्ठ संगीत की रचना कर लेता है तो अपने वाद्य यंत्र को फेंक देता है, और जब कोई कवि अपनी सर्वश्रेष्ठ कविता की रचना कर लेता है तो अपना कलम कागज फेंक देता है। जब कोई चित्रकार अपने सर्वश्रेष्ठ चित्र को रच लेता है तो अपने तूलिका, रंग, कैनवास सब फेंक देता है। फिर भी कविता रची जाती रहती है, फिर भी चित्र बनते रहते हैं, फिर भी संगीत गूंजता रहता है। क्योंकि अब तुम्हें उपायों की ज़रूरत नहीं रह गई। तुम उस कॉस्मिक रिदम के हिस्से बन गए हो। तुमने उस लय को ढूंढ लिया है, तुमने उन रंगों को तलाश लिया है जहाँ से तुम उस संगीत को, उस सौंदर्य को, उस लय को अपने होने मात्र से अभिव्यक्त कर सकते हो। प्रेम जब एक बिजली की तरह ही सही किसी के जीवन में कौंधता है तो तुम देखो, थोड़ी देर के लिए ही सही लोगों के जीवन में बड़ा लय का ढंग होता है। उनके उठने, बैठने, चलने में भी, बोलने में भी, देखने में भी, आसपास के परिवेश में भी। जो घर लंबे समय से बेतरतीब चला रहा था, प्रेम के क्षणों में थोड़ा तरतीब उसमें आने लगती है, सामान थोड़ा अपनी जगह रखा जाने लगता है, कपड़े भी एहतियात से पहने जाने लगते हैं। व्यक्ति पहली बार शीशे में, आईने में अपने को गौर से देखता है, सब कुछ जैसे ठीक ठीक हो रहा होता है। बोलना भी अच्छा हो जाता है। अक्सर प्रेम में गए हुए लोग करीब करीब शायर और कवि हो जाते हैं। ऐसे ही बोलते हैं, लोगों को भी ताज्जुब होता है, कहाँ से इतनी अच्छी बातें ये व्यक्ति ले आया, इससे पहले तो इसके पास नहीं थी। वो उस कलेक्टिव, सामूहिक चेतना का हिस्सा हो गया है जो रिदमिक है, जो लयबद्ध है। जब प्रेम की एक कौन तुम्हारे जीवन में इतनी तरतीब, इतनी रिदम ला सकती है, तो तुम सोचो कि प्रेम के वास्तविक जगत में प्रवेश कर जाने पर कितनी व्यवस्था और कितनी लय तुम्हारे जीवन में नहीं आ जाती होगी।
लेकिन अभी हमारे समाज की समस्या यही रही कि हम व्यक्ति को काम वासना में ही डुबो देते हैं और उसके आगे नहीं जाने देते। तुम्हारे धर्म भी नहीं जाने देते और तुम्हारी व्यवस्थाएं भी नहीं जाने देती। जो कहते हैं कि उससे ऊपर जाओ, वही तुमको ऊपर ना जाने के सारे आयोजन देते हैं। तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी शर्तें रखते हैं जिनको तुम कभी पूरा नहीं कर सकते और तुम पीछे से पश्चाताप में जाते हो, अपराध बोध में जाते हो। अपने बच्चों को पहली शिक्षा दें कि इससे पहले कि तुम दूसरे की ओर मुखातिब हो, अपनी ओर मुखातिब हो। काम वासना की पहली शिक्षा, अपने शरीर को जानो, जुड़ो, वही प्रारंभ है। जिसने अपने शरीर के जादुई जगत को देख लिया है, उसकी जीवंतता के रहस्य को देख लिया है, वो कभी किसी दूसरे के प्रति आक्रामक नहीं हो पाएगा। वो कभी किसी दूसरे के ऊपर अपने को आरोपित, अपने को प्रोजेक्ट नहीं करेगा। काम वासना है दूसरे के ऊपर आरोपित करना, इसीलिए उसमें हिंसा है। प्रेम है दूसरे के साथ घुल मिल जाना। तुम दूसरे के ऊपर हिंसात्मक नहीं हो। जैसे कि प्रेम तुम किसी से मांग नहीं सकते, हालांकि प्रेमी मांगते रहते हैं कि प्रेम करो। माँ बाप, बच्चे सब एक दूसरे से मांगते रहते हैं कि और अधिक प्रेम करो मुझे। प्रेम कोई मांग नहीं है और मांग से उसको भरा भी नहीं जा सकता। जैसे तुम सोच कर बताओ, अभी सोचो, अभी तुमसे कोई कहे कि जितना प्रेम तुम अभी कर रहे हो थोड़ा उससे ज़्यादा करो, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? जरा इस पे कभी सोचो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि प्रेम करते कैसे हैं, क्या करते हैं प्रेम में और क्या होता है। तुम ज़्यादा गले लगाओगे, ज़्यादा प्यारी बातें करोगे, क्या करोगे? जो कुछ करोगे सब अरेंजमेंट होगा, व्यवस्थागत होगा, वो सब मटेरियल होगा। क्योंकि प्रेम तो तुम्हारी आत्मा से आता है, तुम्हारी चेतना से आता है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। वो तो तुम्हारे अंतरतम में सोई हुई वो नदी है जिसके सामने पत्थर तुमने रख रखे हैं। तुम एक पत्थर हटाते हो, नदी सरसराती हुई तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती। तुम सारे पत्थर हटा देते हो, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाती। तुम फिर एक चट्टान लगा देते हो, फिर वो अंदर अंदर बहने लगती। तो उसको करने का कोई उपाय नहीं, लेकिन हम समाज में उसको मांग की तरह से लेकर आते हैं और जितनी मांगे हैं वो सब व्यवस्थागत है, सिंपली मटेरियल है। उनके अरेंजमेंट कोई भी कर सकता है। तुम माँ बाप हो, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हो, तो तुम क्या करते हो? उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें, उनके लिए ज़्यादा टाइम। टाइम भी मटेरियल है। जो समय तुम समझते हो वो भी पदार्थगत है, क्योंकि उस समय का मूल्य है। और जिस समय की बात संबुद्ध लोग करते हैं वो तुम्हारी चेतना का हिस्सा है जिसका कोई मूल्य नहीं है, या कहें कि वो बियॉन्ड टाइम जैसा है। इसीलिए प्रेम के बारे में मैंने ये भी कहा था कि वो तुम्हें समयातीत ले जाता है, वो तुम्हें बियॉन्ड टाइम ले जाता है, वर्तमान में जीना सिखाता है तुमको, ठीक प्रेजेंट में ले आता है तुमको। इसीलिए उसका सुख है। काम वासना के अंदर भी जो आकर्षण है वो इसी बात के लिए कि वो तुम्हें क्षण भर को ही सही समयातीत की झलक देने की क्षमता रखती है। हमेशा नहीं होती, लेकिन कभी कभी किन्हीं क्षणों में दो लोग ऐसे मिलते हैं कि उनको समयातीत की झलक मिल जाती है। टाइम खत्म हो जाता, अतीत और भविष्य मिट जाते हैं
कोई अतीत और भविष्य नहीं रह जाता, विशुद्ध वर्तमान। और वो इतना परिपूर्ण करने वाला, इतना समृद्ध करने वाला, इतना इनरिचिंग होता है जो तुम्हें बार बार खींचता है। वो आकर्षण ही बार बार तुम्हें खींचता है। दूसरी चीज जो काम वासना के आकर्षण में है, उसको भी समझें और उस पर भी काम करें। तुम्हारी स्यूडो और सेल्फिश आइडेंटिटी का डिसॉल्व होना। हम जिस आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हैं वो स्यूडो है, छद्म है, सेल्फिश है, स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि उस पहचान ने ही हमको एक दूसरे से बांटा हुआ है। उस पहचान के आधार पर ही हम लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं वो बांटने वाला होता है। तुम कुछ खास व्यक्ति बन गए हो और कोई अलग तरह से है तुमसे। प्रेम में आइडेंटिटी तो खत्म हो ही जाती है परिपूर्णतया, लेकिन काम वासना के क्षणों में भी थोड़ी देर के लिए सही आइडेंटिटीज तितर बितर हो जाती हैं। तुम क्या हो, कौन हो, बड़े हो, छोटे हो, मायने नहीं रखता, सब खत्म हो जाता है। इसलिए एक बड़ी दुविधा पैदा होती है, मनोवैज्ञानिक दुविधा। ये नशे जैसी दुविधा है। तुमको हाई भी मिलती है और तुमको लो भी मिलता है। अचानक एक किक और तुम थोड़ा हाई फील करते हो। आइडेंटिटी गई तो तुमने सुकून अनुभव किया, क्योंकि उस पहचान का, उस स्यूडो और सेल्फिश आइडेंटिटी का बहुत बोझ था तुम्हारे ऊपर। उसने ही तुम्हें इतना तनावग्रस्त कर रखा था। लेकिन वो गई तो तुम इतने भ्रमित हुए, उसका तुम्हें दुख भी हुआ, क्योंकि तुम आसानी से अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। इसलिए जो लोग बहुत पहचान से जुड़े हुए लोग होते हैं वो प्रेम से तो हमेशा हमेशा के लिए ही बच जाते हैं, और वो काम वासना में भी कभी नहीं जाते। बहुत ही सेल्फिश और आइडेंटिटी पर पकड़ बनाने वाले लोग हैं, वो काम वासना का स्वागत करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो सीधे ब्रह्मचारी हो जाएंगे। संभव हुआ तो योगी और महात्मा ही हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएंगे, लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ सकते, पहचान नहीं छोड़ सकते। वो छद्म पहचान उनको जीवन देती हुई जान पड़ती।